नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग आईएएस एकेडमी। इस बीच जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए मुझसे वो सर कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और आपको जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। सो ऐसी कंडीशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं जहां पर मैं आपके सामने जो एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, जहां पर मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं कि आप एनसीईआरटी में खासतौर पे मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ पर आप कौन कौन से हिस्से से ओल्ड या न्यू किस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज नेम एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट बाय ओजांग सर, राइट। और ऐसा करके आप अपना एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो बचा लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बुक को पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टारगेट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो है वो ये चैप्टर्स जो है निकाले हैं ताकि आपका जो है वो काफ़ी बड़ा समय बच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जहां पहला जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत जो है ये बैकबोन सब्जेक्ट माना जाता है, और बैकबोन सब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी प्राचीन भारत से। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं। आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट, यानी कि सबसे पहले हम लोग राजनीतिक विकास की बात कर सकते हैं जो प्राचीन भारत में हुआ। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं, यानी कि जो आपका आर्थिक जो तंत्र है उसके बारे में। आपने देखा होगा यहाँ से लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग व्यापार का सिस्टम क्या था, इस तरह की चीज़ें। थर्ड, सोशल सिस्टम, उस समय का जो है सामाजिक जो है वो सिस्टम क्या था। और चौथा जो आपको इसमें पढ़ने का जो केंद्र होता है वो होता है रिलीजियस सिस्टम, यानी उस समय की धार्मिक मान्यताएं या रीति रिवाज क्या थे, राइट। तो कहाँ से पढ़ेंगे आप इन सारी चीज़ों को, ये आपके फोकस में होना चाहिए एंशिएंट इंडिया पढ़ते समय अगर आपके पास टाइम कम है। सबसे पहले आप 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, एंशिएंट इंडिया और रोमिला थापर की आया करती थी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पुरानी वाली आपको मिल जाएगी, राइट। और चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक केवल ये जो है ये आपकी चीज़ें यहाँ पर कवर कर देंगे। दूसरा हिस्सा है 11th क्लास की जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी, इसको आप प्रेफर करेंगे। रामशरण शर्मा की जो बुक आया करती थी, अब ये जो है वो प्राइवेट पब्लिकेशन पे भी लिखते हैं। और चैप्टर 5 से चैप्टर 24 तक, राइट, एनसीईआरटी पे चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 24 इनफ है ये आपकी इतनी बड़ी कवरेज को करने के लिए। अगले सेगमेंट में हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल इंडिया में। और अगर हम मिडाइवल की बात करें दोस्तों तो मिडाइवल में जो है हमें सबसे पहले पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी उस समय की जो राजनीतिक घटनाएं हुई। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, जैसे कि जो प्रशासनिक शब्दावलियां थी वो क्या, जैसे मनसबदार व्यवस्था क्या हुआ करती थी, या जो और भी जो है उर्दू में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन काफी आते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो उस समय का आर्थिक विकास का जो है सेगमेंट वो क्या था, खिराज क्या है, या उस समय जो है वो किसानों के लिए कैसा जो है किया गया सिस्टम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस, उस समय के जो है वो सामाजिक बदलाव, ये आपके पढ़ने के केंद्र में होना चाहिए। तथा रिलीजियस इशू, जो उस समय के धार्मिक मुद्दे है, क्योंकि इसी समय जो है तुर्कों ने, सल्तनत काल ने, मुगलों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया, और इसकी वजह से जो है वो एक जिसे कहते हैं कि धार्मिक खिचड़ी के रूप में यहाँ पर पकनी शुरू हुई, और उसके कई जो है वो प्रभाव, कुछ अच्छे और कुछ बुरे हमें देखने को मिले। तो ये आपके जो है वो पढ़ाई के केंद्र में होना चाहिए। कहां से पढ़ेंगे आप? सबसे पहले 7th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी। मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, ये भी रोमिला थापर की जो है बुक पुरानी में हमें मिल जाती है। इन्होंने चूंकि मिडाइवल और एंशिएंट पे बहुत अच्छा लिखा है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9, पहले चैप्टर से 9वें चैप्टर तक आपको इसका अध्ययन करना है। सेकेंड है 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, अगेन सतीश चंद्रा, राइट, ये प्राइवेट पब्लिकेशन पे भी लिखते हैं और एनसीईआरटी पे भी है जो है वो पुरानी वाली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। 11 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 20, बहुत ही ल्यूसिड बुक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई और आपकी जानकारियों को काफी अच्छा कर देगी, यानी 2 से 20 तक। तो ये रहा आपका मध्यकालीन। अब हम लोग आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो इसी एंशिएंट टाइम में आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रादुर्भाव इसका होता है, और हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में। पहला आर्किटेक्चर, जो वास्तुशिल्प है वहां से क्वेश्चन आता है। पेंटिंग, जो चित्रकला है वहां से। स्कल्पचर, जो आपकी जो है मूर्तिकला है वहां से क्वेश्चन। लिटरेचर, वहां के साहित्य से, उस समय का प्राचीन और मध्यकालीन। फिलॉसफी, दर्शन, जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सभी दर्शनों से जो है वो क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। तो ये आपको उस समय की फिलॉसफी जो है वो पढ़नी है। कहां से पढ़ेंगे? सबसे पहले 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, आवर पास्ट, हमारा अतीत, पार्ट 2 के नाम से आती है, और वहां पर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 2 चैप्टर में आपका काम हो जाएगा।
अगला है 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, एंशिएंट इंडिया, रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा के द्वारा। उसमें आप देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, 18, 21, 23, 24, 25 एंड अगेन 26 एंड 29, राइट। ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं चैप्टर नंबर 29 तक। इतने चैप्टर्स में आपका जो है वो हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, जहां पर आप जो है वो मध्यकालीन संस्कृति कला के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th की ओल्ड में सतीश चंद्रा में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17, ये आपका जो है वो सिलेबस का दायरा कवर कर देगा, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। ये 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, नई, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 1 अगर हम बात करेंगे तो यहां पर चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय संख्या 4 पे आपका जो है वो काम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो आप इस बड़े सेक्शन को, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर कर लेंगे। चलिए अब हम अगले सेगमेंट पे पहुंचते हैं, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया जो सबसे बड़ा सेगमेंट कवर करता है, वहां पर जो सबसे पहले आपको देखना है मॉडर्न इंडिया में, और वो ये है कि आधुनिक भारत में विदेशी कब आए, विदेशी कंपनियां यानी फॉरेन मर्चेंट कंपनीज इन इंडिया, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच हो, फ्रेंच हो, ये भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए। सेकंड, जो उसमें विजेता बन के निकली वो क्या हुआ, युद्ध हुए, कर्नाटक, वांडीवास, ये सब जो युद्ध होते हैं। और ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है वो इमर्ज विजेता बन के निकलती है। तो उसके बारे में, उसके बाद जब आपको पता है कि 1857 की क्रांति होती है और ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर ब्रिटिश रूल को जो है वो लाया जाता है, और उसके बाद तमाम अमेंडमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, रेगुलेटिंग पेट्स, और वहां से होते हुए 1935 तक के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल के बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, राइट। तो जो उस समय का जो सामाजिक धार्मिक जो रिफॉर्म हुए बहुत महत्वपूर्ण, चाहे सती प्रथा का अंत, ठगी का अंत, ये सारी जो चीज़ें हैं, और बाल विवाह का विरोध, ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में रिफॉर्म्स हो रहे थे, वो यहाँ पर जो आप इसको मेंशन करेंगे, बहुत आपके पढ़ने के केंद्र में होना चाहिए। इसके बाद साथ ही साथ आप जो है मॉडर्न नेशनलाइजेशन यानी कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद है वो हमारे मॉडर्न इंडिया में कैसे प्रवेश करता है। तो हम क्या देखेंगे, बिफोर गांधी जो नरमपंथी थे, चाहे वो दादा भाई नरोजी, जो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जो है वो सेगमेंट बिफोर गांधी आता है। विद गांधी के आने के भारत जब वो आते हैं और उसके बाद से भारतीय राजनीति कैसे परिवर्तित होती है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे परिवर्तित होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। और इंडिया आफ्टर फ्रीडम यानी भारत जो है वो आज़ादी के बाद कैसे जो है उसने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक्स आपके आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए देखते हैं इनकी तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो इनकी तैयारी का जो सेगमेंट है, इनकी तैयारी का जो मूलभूत आधार है, वो सबसे पहले हम देखेंगे 12th क्लास की ओल्ड मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा पहले एनसीईआरटी पे लिखा करते थे, आप 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 यानी 1 से 13 तक। दूसरा अगर हम बात करेंगे 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी 12वीं, दैट इज नोन एज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसमें आप जो है वो तीसरा नंबर यानी इसको थर्ड पार्ट जो है उसको आप पढ़ेंगे, 12th क्लास में चलती है। उसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 इसको जो है आप कंप्लीट करेंगे। नाउ वी मूव टू द 10th क्लास की एनसीईआरटी पर जाएंगे, नई वाली एनसीईआरटी पर, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व। इसमें जो है आप जो इसका सेकेंड पार्ट आता है उसमें चैप्टर नंबर 3 पर जाकर उस समय जो आधुनिक राष्ट्रवाद की धारणाएं चल रही थी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों ये आपका मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट रहा। अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ, चौथे पार्ट की तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक जो है वो कंप्लीट अपनी तो तैयारी वो कर सकें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्म पूरे वर्ल्ड में, राइट, जो रेनासा आता है, जो नव जागरण काल आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें फ्रेंच हो गया, जो जार के खिलाफ रहा, ये आप पहले देखेंगे। राइज ऑफ नेशन स्टेट, जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है वो कैसे आती है, और इसके लिए आपको पढ़ना है 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का इतिहास, इस नाम से जो है सभ्यता की कहानी इस नाम से बुक आती है, उसको आप पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 6 इसका जो है अध्याय संख्या 6 ये पर्याप्त है आपको इसके विषय में जानकारी देने को।
इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्ड हिस्ट्री, जहां पर हम बड़े हिस्से में प्रवेश करते हैं, वर्ड हिस्ट्री में पार्ट 2 की तरफ आते हैं। वर्ड हिस्ट्री में जहां पर आपको इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन, जो आपके महत्वपूर्ण जो है वो क्रांतियां हुई, इसके साथ साथ अब जो है वो विश्व जो है वो आर्थिक होने लगा, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म यानी पूंजीवाद और समाजवाद की अवधारणा, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, इसके साथ साथ नाजीवाद था हिटलर, इसका उदय, इसके साथ साथ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। ये जो है वो सेगमेंट हमारे सामने आ चुके थे। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये आपको पीटी कम मेंस दोनों में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके क्वेश्चन लगातार जो है यूपीएससी पूछता है। तो अब हम यहां बात करें इनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसको तैयार करने का जो तरीका है वो 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी जो है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 जिसे हम लोग कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इनफ है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़िए। यह 11th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है, न्यू थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय, यहां पर चैप्टर नंबर 9 इसको आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ 10वीं क्लास की जो नई एनसीईआरटी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 यानी कि भारत और समकालीन विश्व भाग 2, 2 भागों में आती है, और उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इसको जो है आप बड़े ध्यान से इसको पूरा करेंगे। और इसके माध्यम से आपका जो टाइम है, जो आपसे कहा जाता है कि हिस्ट्री में 6ठी क्लास से 12वीं तक पढ़नी है, मैंने आपका ये टाइम बहुत प्रिसाइज कर दिया, मैंने बहुत इसको छोटा कर दिया है। इसको आप बहुत कम समय में जो है वो टू द पॉइंट यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा करते हुए अपना समय बचा सकते हैं, टारगेट रह सकते हैं। और इसको जो है वो जब मैंने आपको तरीके बताए हैं नोट मेकिंग के, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, और यही मेरा प्रयास है। चलिए अब हम लोग जो है वो दूसरे विषय की तरफ, मेजर जो विषय है उस पर चलते हैं, भूगोल। देखते हैं भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी बहुत मेजर और बहुत स्कोरिंग जो है आपका टॉपिक है यूपीएससी में। चलिए ज्योग्राफी पे बात करते समय हम देखते हैं इसके कितने डिवीजन्स होते हैं। तो ज्योग्राफी में जो पहला डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, और इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान, दैट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहला हिस्सा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको जानने के तरीके, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, उसकी जो लेयर्स हैं उसके बारे में अध्ययन। दूसरा जो होता है इससे संबंधित थ्योरीज, चाहे वो वैगनर की थ्योरी हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, ठीक है, समुद्र तल निस्तरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, ये सारी थ्योरीज में पढ़नी है। रिलीफ्स एंड फीचर्स यानी उच्चावच और इसकी आकृतियां, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें यानी लेक्स जो हैं आपके, माउंटेन्स जो आपके प्लेन्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे? हाउ विल वी स्टडी? 6th क्लास न्यू एनसीईआरटी, अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है, ये बुक आती है एनसीईआरटी की बेसिक, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपकी इस रिक्वायरमेंट को पहले स्टेज में पूरा कर देंगे, बेसिक्स आपको जानकारी हो जाएगी। सेकंड, जब आप 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पर जाएंगे, अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण के नाम से ये आता है, और यहां पर जो है चैप्टर नंबर 2 आपकी इस जरूरत को पूरा करेगा। फिर हम आते हैं 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के नाम से हिंदी में आती है, और चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 तक, 2 to 7 इनफ है आपके लिए इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो है आप बहुत इजीली जियोमॉर्फोलॉजी पे इसके माध्यम से कमांड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के सेकेंड हिस्से पे, यानी कि एटमॉस्फेयर, राइट। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल जो है, वायुमंडल के इस हिस्से पे अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप, स्ट्रक्चर, वायुमंडल की जो संगठन, संरचना, और इस दाब पेटियां यानी प्रेशर बेल्ट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि जो आर्द्रता और वर्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेटिक रीजन्स जो आपके जलवायु प्रदेश होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आती है, अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपकी इस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पूरा करेगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हमारे पास जो अगला सेगमेंट है वो है आपका 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। यहाँ हम जो है वो जाएंगे फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी, और यहाँ पर जो है वो भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों की तरफ जाएंगे, और इसमें जो है आप ऑल चैप्टर्स ऑफ यूनिट 3, इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, तो यूनिट तीसरे का सभी चैप्टर ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर हम इसी 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पर जाते हैं, देखिए बहुत बारीक अंतर आपको बता रहा हूं कि नई और पुरानी से आप पीटी और मेंस दोनों कवर कर सकते हैं। तो 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, जिसका नाम भी फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है, उसमें अगर यूनिट 5 को हम लोग जो है वो कवर करते हैं और यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इसको अगर हम कवर करते हैं 13 एंड 14, तो ये मेंस के लिए जो आपकी जरूरत है उसको पूरा कर देगा। यानी पुरानी वाली एनसीईआरटी आपको प्री की जरूरत पूरा कर रही है यूनिट 3, और नई वाली एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की वो यूनिट नंबर 5 वो आपके मेंस की रिक्वायरमेंट यहीं से पूरा कर दे रही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को एक ही समय में काफी अच्छी जानकारी यहां पर मिल रही है। चलिए अगले हिस्से पे पहुंचते हैं, जहां पर अगला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर यानी जो है जलमंडल, राइट। ये जो है आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसमें सबसे पहले ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान पढ़ना है, फिर ओशिनिक करंट समुद्री धाराएं पढ़ना है, फिर टाइड्स ज्वार भाटा जिसे हम लोग कहते हैं, कोरल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण, इधर मैं देख रहा हूं लगातार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। तो इसको पढ़ने का जो तरीका होगा, सबसे पहले 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, राइट। यहां से आपका जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड हिस्से में पहुंचते हैं 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। ओल्ड एनसीईआरटी फंडामेंटल इन फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपके भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत यूनिट 4 पहुंचेंगे और ऑल चैप्टर्स यूनिट 4 के अंदर जितने चैप्टर दिए हुए वो सारे पढ़ेंगे। ये आपका प्री की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, प्री आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हमारा हाइड्रोस्फीयर, राइट। तो हाइड्रोस्फीयर जो है, अब इसके बाद देखते हैं हमारे भौतिक भूगोल के सिद्धांत के बाद भूगोल का अगला चरण जो है हमारा वो क्या है, राइट। अगला चरण आपका है इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि जो जिसे हम लोग कहते हैं भारत का भूगोल। तो यहां पर भी हम सबसे पहले जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी को देखेंगे, यानी भूआकृति विज्ञान को, और यहां देखेंगे 6th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास, इसका चैप्टर नंबर 7 आपकी जो प्राथमिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देगा। यानी भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत की जो है वो सिचुएशन क्या है, इसमें कौन कौन से जो है वो डिविजन्स हैं, ये सारा आपका यहां से पूरा हो जाएगा। या 11 क्लास की जो नई एनसीईआरटी 11th क्लास की इंडिया जो फिजिकल यानी भारत जो है वो भौतिक भूगोल जो है उसका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर जो है आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तो यहां पर बात करेंगे 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी अर्थ आवर हैबिटेट, राइट, पृथ्वी हमारा जो है आवास, इसका चैप्टर नंबर 8 आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इसके बाद 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल, और इंडिया फिजिकल का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 यानी 4, 5 और 6 जो है वो आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और अगर हम बात करें इसके बाद इंडिया एनवायरमेंट पे, तो इंडिया एनवायरमेंट की जो बात करेंगे ये बहुत मेजर टॉपिक होता है इंडिया एनवायरमेंट। तो भारत के पर्यावरण के अगर हम लेकर चलेंगे तो इसमें 7th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है न्यू, ये अवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, इसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर हम बात करें 11th क्लास की नई एनसीईआरटी की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है, इसमें चैप्टर नंबर 16 आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और अगर हम बात करें 11th क्लास की ही नई एनसीईआरटी पे, तो जो नई एनसीईआरटी में इंडिया फिजिकल जिसे हम लोग कहते हैं भारत भौतिक जो वातावरण है, इस पर अगर हम बात करेंगे तो इसका चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 और इसके जो अपेंडिक्स हैं, अपशिष्ट जो इसका परिशिष्ट दिया रहता है, उसमें जो है वो चौथा और पांचवा, ये जो दोनों परिशिष्ट हैं नई वाली एनसीईआरटी में, ये जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत कराते हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से जो है वो आप काफी हद तक अपना जो है वो सेगमेंट कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लिए इसमें मैपिंग बड़ी जरूरी होती है। तो मैपिंग के केस में आप जो है वो ऑक्सफोर्ड का मैप या ओरिएंट ब्लैक स्वैन का जो मैप है, इन दोनों में से कोई भी एक मैप ले सकते हैं, लेकिन मैपिंग को आपको लगातार देखते रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, मैगजीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का कंसर्न है वो मैगजीन से ही ज्यादा आपको मिलेगा। और उस कंडीशन में ज्योग्राफी एंड यू यानी कि भूगोल और आप एक मैगजीन आती है बहुत अच्छी है, और दूसरा कुरुक्षेत्र, ये गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशन है वहां से जो है कुरुक्षेत्र, ये दोनों जो है वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल, उसमें नए आंकड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगी। तो इस माध्यम से जो है आप बड़े आसानी से भूगोल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, हम इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट पॉलिटी कैसे तैयार कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करेंगे पॉलिसी एंड गवर्नेंस की और जो पॉलिटी है हमारी उसको तैयार करने की बात करेंगे, तो मैं आपके सामने वही पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी के सिद्धांत जानने पड़ते हैं, राइट। डेमोक्रेसी यानी कि जो आपका लोकतंत्र है, और डेमोक्रेसी के सिद्धांत में सबसे पहले 9th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति एक जो है एक भाग 1 इस नाम से आती है। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मदद करेंगे, आप यहां से पढ़कर उसका बेसिक्स जान सकते हैं। इसके बाद है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड पार्ट, इसका चैप्टर नंबर 3, 7 और 8, चैप्टर नंबर 3, 7 एंड 8 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके माध्यम से आप इसको पूरा कर ले जाएंगे। अगला सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान। तो इसके लिए 9th क्लास की जो नई एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, यानी लोकतांत्रिक राजनीति प्रथम पार्ट, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, राइट। और ये जो आपकी 11th क्लास की नई वाली आती है, इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 to 9 and 10, राइट, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 9 और 10, 1 to 9 and 10 ये आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, राइट। चलिए आगे हम लोग पहुंचते हैं और अगले सेगमेंट पे हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में अगर हम बात करेंगे तो 10वीं क्लास यानी केंद्र राज्य संबंधों में किस तरह जो है वो राजनीति आगे बढ़ती है, तो 10th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आपको लेना है उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 यानी लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, इसका चैप्टर नंबर 2 आपकी ये जरूरत को पूरा करेगा। या 11th क्लास की नई एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, यानी कि जो आपका जो सेगमेंट है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो पार्लियामेंट, राइट। यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और आजकल ये क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट के केस में 9th क्लास की नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, इसका चैप्टर नंबर 5 आपकी बहुत मदद करेगा। 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस यानी सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर हम बात करें न्यायपालिका जुडिशरी की, तो जुडिशरी में आपको 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो हमारा क्या नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर नंबर 6 यहां पर आपके फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका सेगमेंट है लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय प्रशासन, आप जानते हैं हर साल यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें 11th क्लास की जो नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही जो हम बुक की बात कर रहे थे भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर नंबर 8 वो आपके लिए सीधे बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करेगा। अगर हम बात करें 12th क्लास की एनसीईआरटी की, तो नई जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस नाम से जो बुक आती है उसका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 यानी 2, 3, 5 और 9 इस आपके इस प्रयोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल के दिनों में जो है वो डेमोक्रेसी के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे जाने लगे हैं, यानी कि जो है भारतीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 9th क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 यानी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, उसका चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 11th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि दिस इज द चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इतने चैप्टर्स कवर कर लेते हो तो एनसीईआरटी में जो 6 से 12 तक का पढ़ने का एक बहुत बड़ा बोझ रहता है, अभी इतना पढ़ना है, मेरे ख्याल से बहुत कम समय में आप इसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो और अपनी इफिशिएंसी बढ़ाकर पीटी में कम से कम बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप प्राप्त कर सकते हो। आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे विषय पे, जो मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमी, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी में हम चलते हैं और इंडियन इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे इकोनॉमी में हमको जो है वो 30-70 के रेशियो में पढ़ना होता है। 30 आपका जो है वो बेसिक है और 70 आपका कंटेम्प्रोरी है, वो लगातार परिवर्तन के साथ आएगा, जो मैगजीन्स में आ रहा है, जो आपका योजना में, सर्वे में आ रहा है, उसको आपको देखना पड़ता है। फिलहाल अगर हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करें इकोनॉमी में, तो चलिए एनसीईआरटी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था,
जो हमारी 11th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी 11th न्यू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इस नाम से आती है, और उसका अगर हम बात करेंगे विच चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 and 2, राइट। चैप्टर नंबर 1 and 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। चैप्टर नंबर 1 and 2, तो यहां पर हमारा 1 and 2 ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अध्याय 1-2। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें 11th क्लास की नई एनसीईआरटी, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिसोर्सेज इकोनॉमी की बात करें, जो ये भूगोल में भी काम करता है और अर्थव्यवस्था में भी काम करता है, तो 8th क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास जो है, उसका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, ये जो तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। और भूगोल की एक बुक आती है जो 12th क्लास में नई वाली एनसीईआरटी है, इंडिया लैंड एंड पीपल, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, राइट। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5, 7, 8, ये ज्योग्राफी की बुक है, 5, 7, 8, ये जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये आपके ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगी, आपके इकोनॉमी में भी हेल्प करेगी। तो ये हमारा जो है पहला बेसिक सेगमेंट रहा। अब इसके आगे के अगर हमें चैप्टर देखने हैं, जहां पर हमारे अगले जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो मेजर सेगमेंट होता है वो होता है मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा, बैंकिंग और मुद्रास्फीति। तो इसको समझने के लिए जो 10th क्लास की नई एनसीईआरटी आती है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समझ, राइट, उसका जो है चैप्टर नंबर 3, जो ये 3rd नंबर का चैप्टर है, ये आपका यहां पर काम पर्याप्त रूप से कर देगा। या अगर हम पुरानी वाली 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि, तो समष्टि में जो है वो चैप्टर नंबर 7 आपका यहां पर काम पूरा करेगा। अगर हम बात करें इसके बाद और जो टॉपिक्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अवसंरचना, ग्रामीण विकास और जो आपके परिवहन के साधन है, इसके लिए आपको 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट। 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, 6 and 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। या 12वीं क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी आती है, इंडिया लैंड एंड पीपल, ये बेसिकली ज्योग्राफी की बुक है, यहां पर भी जो है आपका ये काम पूरा हो जाएगा और इसका चैप्टर नंबर 10 इस पर्पस के लिए सफिशिएंट है, राइट। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की, तो 12th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है मैक्रो की, यानी समष्टि की, वहां पर आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, यानी पुरानी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 और 3 आप कलेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो है आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तैयार करेगा। बाकी आपको न्यूज़पेपर और जो है सर्वे के माध्यम से इसको और ज्यादा अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है हमारे 4 बेसिक जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स रहे, आपका काफी समय इसमें बच जाएगा और टू द पॉइंट रह के जो अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए जो है आप 7, 8 और 9 तीन की जो बुक्स हैं उसको एक बार थॉरो स्टडी कर जाइए, ठीक है, एक बार पूरा जो है रीड कर जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं 2 सालों से, वो बेसिकली सारे के सारे करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, या जो इस तरह की मैगजीन, या जो हिंदू में जो साइंस का पार्ट है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत वो पुराने जमाने के ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, राइट। तो उसको केवल आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको आप पूरा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट का सेक्शन एनसीईआरटी का, और उम्मीद है कि इससे आपका बहुत समय भी बचेगा और टू द पॉइंट रह के आप सफलता को अचीव कर पाएंगे। और कैसा लगा आपको ये प्रयास, आप जो है वो मुझे शेयर करके, इसको लाइक करके और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आपकी और जो प्रॉब्लम्स इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बता सकते हैं।